हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री जिसका चैप्टर संख्या 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। तो दोस्तों 1 से 4 तक जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके लिए हमने आपको दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप इस चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी। तो दोस्तों हम लोग जो है पहले जो है बेसिक उसके बाद उसका क्वेश्चन और आंसर का वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए आज का टॉपिक संख्या 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। दोस्तों यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों यह एक चित्र है, ठीक है। तो सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए, यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। तो यह एक चित्र है जिसमें सिपाही और किसान जो है विद्रोह के लिए ताकत जुटा रहे थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नीतियां और कुछ लोग से। तो लिखा है पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती है या जो भावना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो उनका लोग किस तरह से विद्रोह करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़े। उसके बाद इस तरह से सबके जीवन पर अलग अलग तरीके से असर पड़ता है, और जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती है तो उसके लिए जब उसके भावनाओं में जब ठेस पहुंचती है तो लोग उसका विद्रोह करते हैं। तो हमारा आज का पहला हेडिंग है नवाबों की छीनती सत्ता। तो बोल रहा दोस्तों 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो 18वीं सदी के मध्य से ही जो है राजाओं और नवाबों की ताकत जो है छीनने लगी थी। तो यही सब इसके बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। दोस्तों तो जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी जो है उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, और पेशवा बाजीराव द्वितीय उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। अपनी श्रेष्ठता और किसान ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो सैनिकों ने जो है अपनी ताकत के नशे में इसको ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध की जो रियासत थी तो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को
लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। दोस्तों मुगल का इतना प्रभाव था भारत पर, इतना वो शक्तिशाली एक से एक राजा थे, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसका शासन जो है कमज़ोर पड़ता गया। तो कंपनी ने जो है मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली और जो कंपनी द्वारा जो जारी जो सिक्के होते थे, उसमें मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उसके जो परिवार हैं, उसे लाल किले से निकाल कर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगी। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला कर लिया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो उनकी मृत्यु के बाद उसके जो वंशज होंगे उसे बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला हेडिंग है हमारा किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों जो है पुरानी ज़मीनें हाथों से निकलती जा रही थी। दोस्तों जब कर्ज उसको नहीं लौटाया जा सकता है, भारी भरकम जब लगान जो उसको वसूलने में ही, उसको देने में ही जब उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, तो उसका जो है ज़मीन जो है पुरानी ज़मीनें हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। ठीक है दोस्तों, तो सैनिकों में जो है उसकी असंतोष की अलग भावना थी, उसकी अलग वजह थी। जो कम वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में वह उसके अलग परेशान थे। कई नियम जो थे उसकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, वही लिखा है दोस्तों। आगे बोल रहा है, क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ये उनका मानना था दोस्तों। ठीक है, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लौटने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का जब आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मना कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों समुद्र पार नहीं जाने के आप अपना सोचते थे कि हमारा जो है धार्मिक जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म की जाति, धार्मिक जाति, धर्म और जाति, तो उसी कारण से वह समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। ठीक है, किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा हेडिंग है सुधारों पर प्रक्रिया। तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। दोस्तों यह एक उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाह फैलाते हुए एक चित्र जो है यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। जनता की नज़र से अगला हेडिंग यही है। तो उस जमाने के लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। तो ये है स्रोत 1। ठीक है दोस्तों, इसका हेडिंग है 84 नियमों की सूची। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, तो क्या है नाम दोस्तों, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये है एक जो है बातें दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्रोत 2। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यह एक चित्र है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह एक चित्र है। आगे इसका स्रोत है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाला कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। यह दोस्तों एक खबर फैल गई थी कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाला जो कारतूस है उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं
ताकि उन्हें इस्तेमाल करने में मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। तो सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू द सूबेदार पृष्ठ संख्या 162 से 63 से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला हेडिंग है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। ठीक है, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका जो है शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की परिस्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। दोस्तों, सैनिक विद्रोह क्या है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दे, उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। भारत में उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। दोस्तों, यह एक चित्र है कैवेलरी लाइनों में युद्ध। तो 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चला था। तो यह युद्ध का चित्र है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, दोस्तों ये है मंगल पांडे का चित्र। तो मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। तो ये हमारे मंगल पांडे जो है उनका एक चित्र जो है दर्शाया गया है। तो दोस्तों यही है वो मंगल पांडे साहब। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। ठीक है दोस्तों, तो सिपाहियों ने जो है नौकरी से निकाल दिया गया, उनका हुक्म नहीं मानने के कारण, और 10-10 साल की सजा जो है दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। ठीक है, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों को जाने के बाद देश का शासन कैसे चलाएगा, कौन चलाएगा। सिपाहियों ने भी इसका जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। फिरंगी क्या है दोस्तों? तो फिरंगी है विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता है। ठीक है, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग के हवाले कर दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो दोस्तों यह है हमारे बहादुर शाह जफर, मुगल जो है मुगल वंश के थे। तो इनको जो है आखिर में नेता घोषित कर दिया। दिल्ली पहुंचकर सैनिकों ने बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी।
ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाना साहब का चित्र है, तो इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले चित्र को आपको हम दिखा दिए। अगला हेडिंग है बगावत फैलने लगी है। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कोई समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के वो तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो हैं नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। दोस्तों, ये नाना साहब का चित्र है जो जिसके बारे में भी हमको आपको दिखा के यहाँ जिक्र किया कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। यह एक चित्र है दोस्तों, जैसे जैसे विद्रोह फैला छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ जो है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजदी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। दोस्तों, ये रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। वो लिखते हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे
गाजी अन्य धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। दोस्तों ये वीर कुंवर सिंह का चित्र है, ठीक है। और यह जो चित्र है दोस्तों, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं और सलीमगढ़ बाएं पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमला करता हुआ एक चित्र दर्शाया गया है यहाँ। दोस्तों यह भी एक चित्र है। तो विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो जो मेरठ के जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ जो है कूच कर रहे थे। तो यह है उसका चित्र में वर्णन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला है कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है, वही जेल में। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिल रहा था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे जिन्होंने विद्रोह किया था। उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाए गए और जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़े हैं। जो है मुकदमा चलाता है और बोलता है कि जो नहीं कुछ किया है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले इत्यादि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार जो है 7 मील लंबी थी। ठीक है दोस्तों, तो यही वो उसका चित्र के बारे में वर्णन है। ये तांतिया टोपे का चित्र है दोस्तों। तो उनकी जो स्मृति है वो जारी टिकट, डाक टिकट में है। यह एक चित्र है दोस्तों। अंग्रेज कुछ टुकड़ियों है दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देते हैं। यही वो चित्र है दोस्तों। ठीक है। यह एक चित्र है दोस्तों। तो अंग्रेज टुकड़ियों कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया। ठीक है। अगला हेडिंग है हमारा विद्रोह के बाद के साल।
तो अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारे होने के बाद वो जो पीछे का जो शासन था उस तरह का नीति से वो नहीं चला सकते थे। तो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित है। यह पहला बदलाव, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इसी प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत की शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की भी छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा पॉइंट, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा पॉइंट क्या दोस्तों, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा पॉइंट, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद भारत का एक नया चरण शुरू हुआ। यह एक चित्र है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। तो ये जो रेड वाला है तो विद्रोह का मुख्य केंद्र है दोस्तों, और ये जो है ब्लैक वाला ये विद्रोह के कुछ अन्य केंद्र हैं। तो मुख्य केंद्र जो है इसमें कौन कौन है देखिए, एक है दिल्ली, एक है मेरठ, एक है बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद। और बाकी जितना ब्लैक वाले हैं दोस्तों इधर सब जो है, जैसे सियालकोट हो गया, लाहौर, जालंधर, फिरोजपुर, फिल्लोर, इधर बनारस हो गया, इधर जो है दीनापुर, सागर, जबलपुर, ये सारे अन्य केंद्र थे विद्रोह के। दोस्तों हमारा चैप्टर जो है पूर्णतः जो है समापन हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारा आज का हेडिंग था चैप्टर का नाम था जब जनता बगावत करती है, और 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद क्रांति और उसके बाद की घटना बताती है। ठीक है दोस्तों, तो नीतियाँ और लोग के बारे में पढ़े, नवाबों की जब सत्ता जब छीनती है उसके बारे में जाने, किसान और सिपाही के क्या क्या जो उसका जो विद्रोह का कारण था क्या था, वो सुधारों की प्रतिक्रिया जाने, जनता की नज़र में क्या था उसके बारे में जाने। ठीक है, कुछ पॉइंट से माध्यम से जो सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया उसके बारे में देखें। मेरठ से दिल्ली तक जब सिपाही पहुंचते हैं उसके बारे में देखें। बगावत जब फैलने लगती है चारों ओर तो उसके बारे में देखें। किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे इत्यादि मिलकर उसका जो है विद्रोह करते हैं अंग्रेजों का और लड़ाई करते हैं। फिर कंपनी का पलटवार होता है और रंगून भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर को। ठीक है, और वह उसी जेल में रंगून में 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से उसका शासन घोषित कर दिया जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। और विद्रोह के बाद के साल में किस तरह से उसका अपना वो संशोधन करता है कुछ पॉइंट के माध्यम से, ताकि उसको पता था कि अगर पिछले रीति रिवाज के अनुसार अगर हम शासन करना चाहेंगे तो वह नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब जो है जनता के मन में विद्रोह की भावना ज़्यादा ही पैदा हो चुकी है उसके नीति नियमों के अनुसार। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।
मैं उदय भारती आप सभी का एजुकेशन मैजिक के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अब हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेरीज रहे या फिर आपको कुछ पूछना रहे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के एजुकेशन कंटेंट हम इस चैनल पर आपको रेगुलर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल का हैंडल है JCERT, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगली वीडियो में हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको जो है डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।